औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप खैरियत से होंगे। और सुनाएं, हम कर रहे हैं MTH 401 की सीरीज़ जिसका इलाज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 7, जिसमें हम पढ़ेंगे फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की आप किस तरह जो है ना सॉल्यूशन तकनीक को अडॉप्ट करोगे और किस तरह आप इंटीग्रेशन फैक्टर को निकालोगे। चलें जी, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स और सोशल मीडिया और अपने कैंपस में अपने जूनियर्स को, अपने साथ वालों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने सब जितने भी आपके टच में मैथ्स पढ़ते हैं उनको हमारे चैनल के बारे में लाजमी बताएँ जी। आज हम अगर बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस आपके पास हैं डिफरेंशियल के लिए कि उसकी जो सिंपल फॉर्म होती है वो बेसिकली a ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स प्लस बी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स, ये आपके पास सिंपल फॉर्म होती है। लेकिन जो फेमस फॉर्म है जो बेसिकली हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लिंक है उसमें जो बेसिकली इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए यूज़ की जाती है वो फेमस फॉर्म है, वो कौन सी है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये भी पॉलिनोमियल है जो कि एक्स के अंदर है, ठीक है, एक्स वेरिएबल के अंदर। वेयर पी ऑफ एक्स एक फंक्शन पॉलिनोमियल है एंड क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। तो इसलिए मैंने ये क्या लिखा है ये कि पॉलिनोमियल का हमने प्रूफ पढ़ा था MTH 101 में कि हर एक दुनिया की पॉलिनोमियल जो होती है ना वो कंटिन्यूस होती है। वो क्या होती है? कंटिन्यूस होती है। अगर आपने FSC किया तो चैप्टर नंबर 1 में लाजमी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि जो भी पॉलिनोमियल होती है ना वो कंटिन्यूस होती है, ठीक है। तो P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस, ओके, ये याद रखिएगा। पेपर में पूछ सकता है, पेपर में पूछ सकता है कि इस तरह की नोटेशन देखकर आपको इस तरह की नोटेशन नहीं आती कि विजिज में इस तरह की नोटेशन नहीं आती, ये याद रखिएगा। ये माइंड से निकाल दें पहले वाली इक्वेशन, मैंने तो लिखनी भी नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी लिख दी। ये वाली नोटेशन पेपर में आती है, क्विज में आती है कि ये वाली नोटेशन है, बताएं ये किस में लीनियर है? ये वाई में लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या होता है भला? किसी भी वेरिएबल की पावर 1। ये तो पॉलिनोमियल है, इसमें पता नहीं अब क्वाड्रेटिक पड़ी हुई है, क्यूब पड़ा हुआ है, साइन पड़ा हुआ है, कोस पड़ा हुआ है, टेन पड़ा हुआ है, पता नहीं कौन सा पड़ा हुआ है। तो इट मीन कि ये लीनियर किस में है? वाई में। तो हम क्या करेंगे? इट इज़ लीनियर इन वाई, इट इज़ लीनियर इन वाई। तो याद रखिएगा लीनियर के साथ कौन सी पॉलिनोमियल है? पी ऑफ एक्स। तो आपने इंटीग्रेशन फैक्टर के अंदर ई की पावर में इंटीग्रेट जिसे करना है ना वो आप करोगे पी ऑफ एक्स को, और किसके रिस्पेक्ट करोगे? जो इसके अंदर वेरिएबल पड़ा हुआ है एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स। समझ लगी बात की? ये याद रखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट हैं, मज़े के पॉइंट हैं। अगर कंसेप्ट स्टार्ट में ही क्लियर हो जाए तो उसकी एग्जाम्पल जो है ना वो चुटकियों में जाती है। समझ लगी ना बात की? तो देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है उसका कि आपने क्या करना है? इंटेग्रल और डी ब्रैकेट में लगा के जिसमें वो लीनियर था उसके इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जिसमें वो लीनियर था। इक्वल टू आपके PDF में कुछ अलग तरीके के साथ लिखा हुआ है, मैंने बड़े सिंपल तरीके के साथ ये लिखा है, तो आपने ये अडॉप्ट करना है, ठीक है ना। ये क्या करना है? इंटेग्रल का साइन डी मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर जिसके साथ वो लीनियर था मल्टीप्लाई करना है उसके इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ। इक्वल टू जो उसकी दूसरी साइड पे, ये जो राइट साइड पे Q ऑफ एक्स पड़ा हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? उसके इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ। फिर आपने क्या करना है? आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है किसके रिस्पेक्ट? एक्स के रिस्पेक्ट प्लस सी, ठीक है ना। ये देखो ना पॉलिनोमियल किस में पड़ी हुई है? एक्स में। तो अंडरस्टूड सी बात है, जो आपका आंसर आएगा वो भी इंटीग्रेशन फैक्टर भी एक्स में ही आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बाद में क्या करना है? आपने एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, प्लस सी इज एनी कॉन्स्टेंट। ओके, समझ लगी ना बात की? तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी देखनी है, ध्यान से देखनी है। ये आपने मतलब कि अच्छे से आपने कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। ओके, समझ लगी ना बात की? इसी तरह अगर हम बात करें आगे एनदर फॉर्म, एक और तरीकाकार भी ऐसे हो सकता है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई कर दो, जहाँ पे वाई वहाँ पे एक्स कर दो, तो डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी ऑफ वाई। अब पॉलिनोमियल वाई में चली गई है, इनटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। तो ये देखो अब लीनियर किस में पड़ा हुआ है? एक्स में। तो इट इज़ लीनियर इन एक्स, इट इज़ लीनियर इन एक्स। समझ लगी ना बात की? तो अब देखो पी ऑफ वाई को आपने इंटीग्रेट करना है, पी ऑफ वाई को आपने इंटीग्रेट करना है। देखो ज़रा, पी ऑफ वाई को आप इंटीग्रेट करोगे वाई के रिस्पेक्ट। समझ लगी ना बात की? देखो दोबारा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ।
जिसमें चीज़ लीनियर होती है उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में पॉलिनोमियल पड़ी होती है ना, उसे आपने इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए लेके जाना है। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये मैं ले गया पी ऑफ वाई को आगे। देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस वही है इंटीग्रल डी मल्टीप्लिकेशन, जिसमें वो लीनियर है। किस में लीनियर है? वो तो लीनियर एक्स में है, ठीक है, एक्स में है, ओके हो गया। ये लो मैंने एक्स लिख दिया है, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन फैक्टर। देखो ना यहाँ पे क्या किया था, किस में लीनियर था? वाई में, मल्टीप्लाइड बाय उसका इंटीग्रेशन फैक्टर। किस में लीनियर? एक्स में, मल्टीप्लाइड बाय उसका इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल की दूसरी साइड पे क्या, मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो पॉलिनोमियल है ना, मतलब राइट हैंड साइड पे, वो क्यू ऑफ वाई है। तो मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन फैक्टर, जैसे देखो क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स। अब देखो वहाँ पे आएगा डी वाई प्लस सी इज एनी कॉन्स्टेंट। ओके, समझ लगी बात की। देन वी यूज IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, देन द वैल्यू ऑफ सी फाइंड आउट कर लेंगे, सी को कांस्टेंट को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लगा के, ठीक है ना। जैसे ये देखो ज़रा, ये एग्जांपल इसी के ऊपर ही। एग्जांपल नंबर 1 है, ये जो y प्राइम है इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है प्लस 10x इंटू वाई इज इक्वल टू कोस स्केर x, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 2 है। ये याद रखिएगा, आगे जाके हम इसे यूज़ करेंगे इसे, ठीक है ना, इस कंडीशन लगाएंगे। अच्छा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, ये कोस स्केयर एक्स, ये एज इट इज़ वैसे आ गया, इसका नाम मैंने 1 दे दिया। वी नो डैट इस तरह की कंडीशन हमने ये पढ़ी है स्टार्ट वाली, डी वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, का नाम 2 दे दिया। कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ये पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 10x, और क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा कोस स्केयर एक्स, कोस स्केयर ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये लीनियर किस में है? ये देखो ये y पड़ा हुआ है, इधर भी y पड़ा हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं, तो इट इज़ लीनियर इन y। देन इंटीग्रेशन फैक्टर किसे लोगे आप? p ऑफ x को, तो p ऑफ x क्या है 10x है, देखो ज़रा p ऑफ x, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल आपने p ऑफ x के लिए, तो इसके रिस्पेक्ट क्या आ जाएगा x जाएगा, तो x के हिसाब से आपने इंटीग्रेट करना है e की पावर की फॉर्म में। तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी है 10x है, dx है। 10 को कैसे लिख सकते हैं? साइन ओवर कोस x। आपके PDF में ये नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट सारा लिखा हुआ है, याद रखिएगा ये ध्यान से, ठीक है ना। साइन x ओवर कोस x, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के साथ डिवाइड कर दिया, माइनस बाहर भी लिख दी -1, और माइनस मैंने साइन के अंदर मतलब साइन के साथ भी लिख दिया, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा दोबारा फिर। तो अब क्या करेंगे, अब इसका हम ले लेंगे ln, जो फैक्टर नीचे पड़ा था उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो और पावर उसकी 1 हो, पावर उसकी क्या हो 1, तो हम क्या करते हैं उसका ln ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा ln cos x। ओके, अब -1 है, ये पावर कहाँ चली जाएगी, जो ln के आगे फैक्टर पड़ा हुआ उसके स्टार्ट में, उसके ऊपर, ठीक है ना, स्टार्ट में जो पड़ी थी उसके ऊपर चली जाती है, ये इसके ऊपर चलेगी कोस के ऊपर -1। अब देखो e और ln को आपने कैंसिल करना है, ऐसे पावर ऊपर ले जा करना, आपने क्या करना है ln और e को कैंसिल करना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, रेसिप्रोकल हैं, तो ये कैंसिल हो गए, बाकी यही रह गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो पावर है कोस इनवर्स नहीं है, ये कोस इनवर्स नहीं है, ये कोस x की पावर -1 है, तो डैट इज़ 1 ओवर कोस x। 1 ओवर कोस किसके बराबर होता है, वो सीकेंड x के बराबर होता है। अब मैं एक छोटा सा चैलेंज छोड़ के जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 का अगर आपको यहाँ से आपके हैंड आउट से समझ लग जाए तो क्या ही बात है। ये चीज़ उसने तफसीलन नहीं लिखी हुई, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ये याद रखिएगा ध्यान से। इतनी चीज़ आपने उधर से हैंड आउट्स के ऊपर ही लिख लेनी है ध्यान से, अब बल्कि अपने नोट्स तैयार करें, मेरे चैनल से आप अपने नोट्स तैयार करें, क्योंकि हैंड आउट्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, उससे ज़्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपके क्विज़ेस भी क्लियर हो जाएं, और आपके क्वेश्चंस भी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएँ। समझ लगी बात की। मेरी तो कोशिश यही है कि आप अच्छे से अच्छा मुझसे पढ़ें, मैं अच्छे से अच्छा आपको डिलीवर कर सकूँ, यू अंडरस्टैंड। अब जो क्विज़ की मैं बात करने लगा हूँ, तो आज का जो क्विज़ है वो बेसिकली ये है कि किस में लीनियर है, और अगर y में लीनियर है तो आप इंटीग्रेशन जो फैक्टर निकालोगे वो बेसिकली किसकी फॉर्म में निकालोगे। एक हो गया लीनियर y में है
तो पी ऑफ एक्स की आप इंटीग्रेशन करोगे ई की पावर की फॉर्म में। अगर लीनियर वो वाई में है, मिसाल के तौर पे सॉरी, अगर वो लीनियर किस में है, एक्स की फॉर्म में है, ठीक है ना, किसकी फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में है, तो आप ई की पावर में किसकी कौन सी पॉलिनोमियल लोगे, वाई वाली, और वाई के रिस्पेक्ट आप ई की पावर की फॉर्म में इंटीग्रेट उसे करोगे। यू अंडरस्टैंड ना ये चीज़। और उसके बाद थोड़ा सा ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपने गो थ्रू कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, और ये भी, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो देखें इसका सोल्यूशन हमने कैसे करना है। सबसे पहले वो फॉर्मूला आप माइंड में लेके आए जो मैंने आपको प्रोसेस में लिखवाया है, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब देखो लीनियर इन वाई था तो वाई वैसे ही आ गया। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया था, सीकेंड एक्स, ठीक है ना। क्यू ऑफ एक्स क्या था जब हमने कंपेयरिंग की थी, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय लीनियर फैक्टर डी एक्स प्लस सी इज यानी कॉन्स्टेंट एज इट इज, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेशन है और ये डेरिवेटिव है, ये एक दूसरे के उलट होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, कैंसिल हो, ठीक है ना। तो ये सिंपल वाई मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड एक्स एज इट इज आ जाएगा। इक्वल टू सीकेंड को कैसे लिख सकते हो, 1 ओवर कोस, कोस के साथ ये स्केयर एक बाकी बच गया, ठीक है ना, बाकी एक बच गया, वो आपने ये लिख देना है, बाकी ये एज इट इज़ वैसे साथ आता जाएगा। कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स प्लस सी, इसका नाम 1 दे देना है जी। IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y ऑफ 0 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 2 आ जाएगा। समझ लगी बात की, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 0 लगा देना है, जहाँ पे y वहाँ पे आपने 2 लगा देना है, ठीक है जी। और सीकेंड को कैसे लिख सकते हैं, 1 ओवर कोस 0, ठीक है। तो कोस 0 क्या होता है 1, तो ये यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर 2 आ गया। लेकिन ये भी देख लें ज़रा, साइन 0 0 होता है, ठीक है ना। तो c इक्वल टू पुट इन 1, तो 1 में ये मैंने पुट कर दिया, ओके। देख रहे हैं ना, सीकेंड को कैसे लिख सकते हैं, कोस 1 ओवर कोस बटे में लिख दिया मैंने, उधर दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। देख लें सोल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, ओके, ये याद रखिएगा। आगे देखो ज़रा, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये आपके पास वैल्यू दी गई है, इसका नाम 1 कह दें, ये IVP दिया गया है। वी नो डैट सिंपल x जगह पे t आ गया, बस x की जगह पे क्या आ गया, t आ गया, तो क्या आएगा dy/dt प्लस p ऑफ x था, यहाँ पे p ऑफ t आ जाएगा, y साथ वैसे ही आ गया क्योंकि ये y के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, ये रट्टा नहीं लगाना। इक्वल टू q ऑफ t, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऑफ t है, ये पॉलिनोमियल ऑफ p है, और ये y वैसे ही, और dy/dt वैसे ही, ठीक है ना। देख ले कंपेयरिंग 1 एंड 2, p ऑफ t मैंने पहले बता दिया, ये होगा आपका, ठीक है, q ऑफ t ये होगा, ओके हो गया। इट इज़ लीनियर इन y, सो इंटीग्रेशन फैक्टर आप क्या करोगे, p ऑफ t की आपने इंटीग्रेशन फैक्टर लेनी है e की पावर की फॉर्म में। तो ये देखो ज़रा, ये -2 स्टार्ट पे चला जाएगा, ऊपर 2t बचा है, नीचे देखो ज़रा फैक्टर 0 प्लस 2t, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, नीचे वाला फैक्टर आप करो 0, 1 का 0 आ जाएगा प्लस 2t, तो 2t ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, नीचे वाले फैक्टर का ln लेना है। क्या लेना है, ln। अगर किसी चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होता है ना, तो नीचे वाले फैक्टर का ln लेते हैं, अगर पावर उसकी 1 हो तो ओवरऑल सारी पावर 1 हो, ठीक है ना। ये ओवरऑल पावर इसकी 1 है, तो ln, और ये देखो पहले -1 है, ये वाला माइनस शुरू में पड़ा हुआ, ऊपर ले गया मैं, ठीक है ना, -1 की फॉर्म में चला गया, और ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आएगा 1 प्लस t स्क्वायर ओवरऑल की पावर -1, तो बटे में ले जाकर इसे प्लस कर दें जैसे मैंने कोस को किया था, तो ये आया 1 ओवर 1 प्लस t का स्क्वायर। आगे हम इसे देखते हैं। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले वही फॉर्मूला आपने लगाना है, ठीक है ना, जो हमने फॉर्मूला किया है इस लेक्चर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू पुट कर देनी है, और q ऑफ t की और इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू पुट करी, ठीक है। तो देखो ज़रा ये क्या आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2/1 प्लस t का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है ना, dt प्लस c आ गया। अब आपने क्या करना है, 2 कांस्टेंट स्टार्ट पे चला गया, तो आपने ये करना है कि यहाँ पे अंडरस्टूड जब 2 स्टार्ट पे जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो आपने t को प्लस भी कर देना है, t स्क्वायर को, और t स्क्वायर को माइनस भी कर देना है। तो ये मैंने ऐसे किया है। अब मैंने क्या किया, बड़े अलग अलग कर लिए, बड़े अलग अलग किए हैं, ठीक है ना, इस इतने का बड़ा अलग कर दिया, तो ये सेम थे, कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, और ऊपर 1 बचेगा, और ये वैसे ही साथ एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना, ओके। ये भी साथ वैसे ही एज इट इज़ आ रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि 1 ओवर 1 प्लस t का स्क्वायर वैसे ही मैंने लिख दिया सॉल्व करने के बाद, और ये मैंने वैसे ही एज इट इज़ साथ जा रहा है वैसे ही। अब देखो करना क्या है, इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग कर दी दोनों की, और ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स t का। लेकिन ये मसला देगा, ये आपके हैंडआउट्स के ऊपर उसने डायरेक्ट एक लाइन के अंदर ये सारा कर दिया है। और एक बात मैं वाज़ह कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ कि उस लाइन को आप समझ नहीं सकेंगे, उस लाइन को आप समझ नहीं सकेंगे। आप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर साहब के लेक्चर सुने, वो अच्छा पढ़ाते हैं,
कोई शक नहीं है, लेकिन आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। बार बार सुने, वो क्लियर नहीं होगा। जो सिर्फ एक दफ़ा ये मेरे वाला लेक्चर यहाँ से समझ लो बस लॉस से, तो आपको पल्ले पड़ जाएगा। समझ लगी ना बात की? ध्यान से समझिएगा। देखें ज़रा, मैंने इसका नाम 1 दे दिया। मैंने इतना फैक्टर निकाल देना, क्योंकि बेसिकली ये तो tan इनवर्स t का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो रही। ये फैक्टर मैंने निकाल देना है, इसका नाम 1 देंगे। वी रिसॉल्व हम करते हैं जी, वी रिज़ॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये पावर जो है ना नीचे स्केयर वाली ऊपर ले जाकर माइनस कर देता हूँ। मैंने वाला क्या करना है, मैंने ये करना है, इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास 1 + t का स्केयर है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 + 2t, 0 + 2t। मेरे पास t का स्केयर है, तो मैं क्या करता हूँ, t को तोड़ देता हूँ। t को पहले एक t वैसे लिख लेता हूँ, एक t आगे लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक t स्टार्ट पे और एक t एंड पे dt के साथ। अब देखो इस चीज़ का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, 2 की कमी है। 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो ये मैंने क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड किया है। और मैं करने का जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने जा रहा हूँ। इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, इस चीज़ के ऊपर मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड, 1/2 बाहर आ गया, और वो जो 2 जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है वो मैंने अंदर भेज दिया है। वो 2t बन गया, उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ। समझ आएगी ना बात की? इंटीग्रेशन आप तब भी किसी भी फैक्टर की करते हो जब उसका डेरिवेटिव उसके आगे मौजूद होता है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने का तरीकाकार ये है कि अगर मैं इसे फर्स्ट छोड़ूंगा तो इसकी इंटीग्रेशन करूंगा इस फैक्टर की। तो ये किया मैंने, t को एज इट इज़ छोड़ दिया है, और 1 + t का स्केयर जो है ना उसके ऊपर मैंने पावर रूल लगा दिया, उसकी इंटीग्रेशन कर दी। माइनस बड़ी इंटीग्रेशन, इसका आगे डेरिवेटिव आएगा, इसका आगे डेरिवेटिव आएगा, और ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ ऐसे ही साथ आ जाएगी आगे, ठीक है ना। और ये बड़ी इंटीग्रेशन का dt मैंने इसका क्लोज कर दिया और ये ब्रैकेट लगा दी, ये 1/2 की वजह से। 1/2 वैसे एज इट इज़ साथ आ रहा है, और इसे हम सोल्व करेंगे तो इसकी पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 माइनस। अब देखो ज़रा, ये माइनस एज इट इज़ वैसे आ गई, और ये भी -1 इसकी पावर आ गई, और नीचे से भी -1 आ गया, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये वैसे ही साथ आ गया, और ये भी साथ वैसे का वैसे ही आ रहा है। ये बड़े में जाकर प्लस हो जाएगी ना इसकी पावर, और ये t, ये माइनस और ये माइनस का t हो जाएगा। समझ लग रही बात की? आई होप आपको समझ लग रही होगी, ध्यान से समझना है। तो देन ये जो चीज़ है ये तो फिर वही बन गई, ये वाली, ये स्टार वाला फैक्टर, ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है। तो 1 का स्केयर लिख सकते हैं ना, 1 का स्केयर + t का स्केयर। तो ये यहाँ पे लगा देना आपने जी tan इनवर्स t, ठीक है ना। ये एज इट इज़ वैसे साल लिख देना, और पुट इन 1 करना है। पुट इन 1, ये सारे फैक्टर की जगह पे क्या लगाना है, अब ये सारी ब्रैकेट लगा दी मैंने, 1/2 - t ओवर 1 + t का स्केयर प्लस tan इनवर्स t, ठीक है ना, प्लस c इज़ एनी कॉन्स्टेंट। अब देखो करना क्या है, मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, 2 tan इनवर्स t प्लस ये 2 और वो 2 जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे कट जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस t 1 + t का स्केयर, और ये माइनस और ये प्लस माइनस tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पे आएगा 1/2 tan इनवर्स के साथ, और ये 2 जब इसके साथ आएगा तो ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा, ओनली tan इनवर्स t प्लस c, ठीक हो गया ना। अब देखो ये 2 tan इनवर्स t है, ये 2 tan इनवर्स t है, और ये -1 tan इनवर्स t है, ये 1 है ये 2 है, दोनों माइनस करेंगे क्या आएगा आपके पास, 2 - 1 आएगा tan इनवर्स t ओनली 1 टाइम, प्लस t ओवर 1 + t का स्केयर एज इट इज़, प्लस c यानी कांस्टेंट, इसके साथ वैसे का वैसे चलता जाएगा। आई होप आपको समझ लगी होगी। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, इसका आपने करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से करना है। t को तोड़ना है, एक t आपने आगे भेज देना है, एक t स्टार्ट पे रहने देना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि वो t जो आगे भेजा होगा वो आगे उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। फिर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, पावर रूल लगाना है, किसके ऊपर, जो बड़ा फैक्टर होगा 1 + t का स्केयर होल का -2 होगा जो, उसके ऊपर आपने पावर रूल लगा देना है। और आपने क्या करना है, t को एज इट इज़ छोड़ना है, आगे जाके t का डेरिवेटिव लेना है, t डिस्ट्रॉय करना है, t को ख़त्म करना है। तो t जब ख़त्म होगा आपका, रिमूव होगा, तो देन आपके पास सिंगल फैक्टर बचेगा, वो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। बाद में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, वो 1/2 अंदर पड़ा हुआ, कटिंग शटिंग हो गए, क्या बनेगा। अब देखो दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास लास्ट फैक्टर बनेगा 2 tan इनवर्स t प्लस t ओवर 1 + t का स्केयर माइनस tan इनवर्स t, माइनस tan इनवर्स t, वो 2 में से माइनस करेंगे तो प्लस का tan इनवर्स t बचेगा, प्लस t ओवर क्या बचेगा, प्लस t ओवर 1 + t का स्केयर,
ठीक है ना, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। प्लस सी इज़ यानी कॉन्स्टेंट, ये मुझे सारा ज़बानी याद हो गया, आप देख लें, ठीक है ना, ये ध्यान से आपने करना है। अगर हम आगे बात करें तो देखें ज़रा, सबसे पहले आपने सोल्यूशन का नाम 3 कह देना है, फिर आपने IVP उसमें पुट करना है, ठीक है ना। तो T की जगह पे 0 लगा देना और Y की जगह पे 0.4 लगा देना है। तो 0.4 यहाँ पे लग गया और यहाँ पे 0 का स्क्वायर आ गया, tan इनवर्स 0, 0 बाय 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस C, तो सारा 0 हो जाएगा, प्लस C ओनली रह जाएगा और C इज इक्वल टू 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। पुट इन 3 कर देना है, ठीक है। बाद में आपने एलसीएम लेना है, इसे करना है इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर बाद में इसे करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये फैक्टर बनेगा और देन ये फैक्टर बनेगा और ये दोनों कैंसिल, ठीक है ना। तो आपके पास फाइनल ये आंसर आएगा, मैंने तरतीब के साथ लिख दिया है जैसे हैंडआउट्स के ऊपर है, ठीक है ना। T प्लस 1 प्लस T का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स T प्लस 0.4 इंटू 1 प्लस T का स्क्वायर, ओके। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसकी IVP कंडीशन जो है ना y ऑफ π/4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो देन आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने ये सारा फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो इसके 1 के नीचे अलग से होगा और ये फैक्टर के नीचे अलग से होगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखो ये y प्राइम है, dy/dt आएगा क्योंकि t यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो ना t है, तो यहाँ पे x की जगह पे t लगा देना है, ठीक है ना। तो ये नीचे डिवाइड करवाओगे, ये नीचे कोस स्क्वायर आएगा तो ये कट जाएगा, ऊपर से माइनस कोस, नीचे से साइन t इंटू वाई प्लस ये 1 के नीचे करोगे तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ओके हो गया। अब ये उठा के आप इधर ले आओगे, प्लस कर दोगे और ये आप इधर का इधर ही रहने देना, क्योंकि ये देखो ज़रा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे पड़ा हो ना dt, तो d वाला पॉलिनोमियल आप उधर ही रहने देते हो, जो उसके साथ होता है ना ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल वो आप इधर ले आते हो। तो इट इज़ लीनियर इन y, इट इज़ लीनियर इन y, इसका नाम 1 क्या देना है और इसी तरह आपने वो जर्नल इसकी कंडीशन बनानी है, जो इसकी कंडीशन बनेगी जर्नल dy/dt प्लस p ऑफ t इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ t, 2 इसका नाम दो कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है ना। p ऑफ t क्या आ जाएगा cos t ओवर sin t एंड q t क्या आ जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर sin t, ठीक है ना। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा e की पावर में, e की पावर में इंटीग्रेट आपका फैक्टर आएगा p ऑफ t की वैल्यू कितनी आई आपके पास cos t ओवर sin t, ठीक है ना। dt के हिसाब से आप इंटीग्रेट करना है e की पावर की फॉर्म में t के हिसाब से, तो बाद में इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है साइन का cos, तो आपने ln ले लेना है, ln और e एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उलट हैं, ये कट जाएंगे, sin t आ जाएगा, ओके। इसी तरह आपने ये फार्मूला पुटअप करना है, जो आपने फार्मूला लगाना है यहाँ पे। अब देखो ज़रा x की जगह में q ऑफ x यहाँ पे आपके पास आ गया है q ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन फैक्टर लगा देना है dt प्लस c, जहाँ पे x है ना वहाँ पे आपका वेरिएबल t है, ये याद रखिए, जैसे आपकी प्रीवियस एग्जाम्पल थी, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल हो जाता है, y ऑफ sin t आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ना इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या आया sin t, यहाँ पे q ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन फैक्टर, साइन के साथ साइन कट गया, 1 ओवर कोस क्या बन जाएगा ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। कोस स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर dt, और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास tan t, क्या होती है, मतलब सीकेंड की जनरल में अगर बात करें ना सीकेंड स्क्वायर की, तो वो होती है आपके पास tan, ठीक है ना। तो वो tan आ गया प्लस c आ गया, ओके। फिर आगे हम IVP कंडीशन पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं c की, ओके। समझ लगी ना बात की, ध्यान से कर लीजिएगा, आपका भाई बड़े ध्यान से करवा रहा है, एक एक चीज़ क्लियर करनी है पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो y ऑफ π/4 इक्वल टू 0 है, तो ये आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी π/4 और y इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जहाँ पे y है वहाँ पे आप 0 लगा दोगे और जहाँ पे t है वहाँ पे आप π/4 लगा दोगे, तो ये तो सारा 0 हो गया। अब tan पाई जो मतलब π/4 है प्लस c, इसकी वैल्यू वैसे 1 होती है tan π/4 की, ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी डिटेल के साथ बता देता हूँ। tan पाई 180 के बराबर होता है, 4 पे डिवाइड करोगे 45 आएगा, टेबल वैल्यू tan 45 डिग्री वो हमेशा 1 के इक्वल होती है और 1 होते जाके माइनस हो जाएगा, c इज इक्वल टू -1 पुट इन 3, ठीक है। पुट इन 3 करोगे ये आएगा। अब ये साइन है, अब हमें तो y की वैल्यू चाहिए, साइन उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर साइन अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1 ओवर साइन tan t किसके बराबर है साइन t ओवर cos t, तो साइन t और साइन t कट गया 1 ओवर cos, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास ये फैक्टर बनेगा 1 ओवर cos किसके बराबर होगा सीकेंड के, और 1 ओवर साइन किसके बराबर होगा कोसिक के, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ओके। समझ लगी ना बात की। उसके बाद क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 को आपने ध्यान से देखना है कि ये जो वाफर फैक्टर पड़ा हुआ है वो आपने दूसरी साइड पे डिवाइड करवाना है। अब अगर आपके पास ऊपर सिंगल वेरिएबल पड़ा है और नीचे उसकी प्लस या माइनस हो रही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पड़ी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बड़े उल्टा देने हैं, बड़े उल्टा दिए मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलट हो जाएगा, जहाँ पे x था वहाँ पे y, जहाँ पे y वहाँ पे x आ गया,
तो बटा अलग अलग किया x ओवर y, और ये 2y क्यूब और y क्या रहेंगे तो क्या आएगा 2y का स्क्वायर। ओके जी, वो देख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो y है, तो अब आपने क्या करना है, लीनियर इन x हो रहा है, अब उलट हो रहा है लीनियर इन x, तो y वाले फैक्टर को आपने उधर ही रहने देना, और जो x और y का कम्बिनेशन है ना, कंबाइन फंक्शन है पॉलिनोमियल, वो आपने उठा के इधर ले जानी है, ठीक है ना। वो इधर ले आकर क्या करेंगे, माइनस हो रही है, बाद में आप ऐसे लिख सकते हो ना, -1 ओवर वाई इंटू एक्स, इट इज़ लीनियर इन एक्स, इसका नाम 1 कह देंगे, और फिर इसकी जनरल फॉर्म भी बनाओगे आप, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स पॉलिनोमियल ऑफ अब वाई, ठीक है ना, पॉलिनोमियल ऑफ वाई, समझ लगी बात की। तो सो इंडिकेशन फैक्टर को आप जब सॉल्व आउट करोगे तो आप ई की पावर की फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू आप इंडिकेशन जो करोगे ना, वो करोगे एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है ना, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट नहीं, वाई के रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा पी ऑफ वाई डी वाई, तो पी ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, -1 ओवर वाई, यहाँ पे लग गई। अब देखो माइनस स्टार्ट पे चलेगी, तो 1 ओवर वाई का आप क्या लोगे, ln, देखो ना ln आ गया। अब -1 जो वो वाई के पावर की फॉर्म में चली जाएगी, -1, ये दोनों कट गए, तो वाई की पावर कितनी आ गई -1, और बटे में ले जाकर इसे क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे पावर को, तो 1 ओवर वाई आ गया। समझ लगी ना बात की। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो थोड़े सा टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे, वो पहले समझना है, वो अच्छे से समझना है। वो क्या है देखें ज़रा, जब आपके पास ये कंडीशन होती है ना, ये वाली, ये देखो ज़रा, डी वाई बाई डी एक्स की कंडीशन, ये वाली, तो ये जो होता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये होता है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये उलट हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, उलट, हाँ ये अगर उलट हो जाती है ऐसे, ठीक है ना, तो देन कंडीशन भी चेंज हो जाती है, ये हो जाता है डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। अब एक बात याद रखिएगा, जब ये कंडीशन को आप लेके जा रहे होंगे, ये आगे वाली जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, इसमें ये वाली कंडीशन है, तो इसमें आपने जब फॉर्मूले के अंदर आपने सॉल्व आउट करना है ना, क्यू ऑफ एक्स है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन फैक्टर, और आगे लिखो डी एक्स है, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स है, यहाँ पे डी एक्स आएगा। अब जो एग्जाम्पल नंबर हमने 4 की है ना, उसमें ये चीज़ नहीं थी, उसमें क्या है, उसमें ये कंडीशन उलट थी, x ऊपर था y नीचे था, तो यहाँ पे आया था हमारे पास q ऑफ y, और वो लीनियर था x में, वो हमने जितनी एग्जांपल की हैं सारी लीनियर y में है, ये लीनियर था x में एग्जांपल नंबर 4 में, और q ऑफ y आया था, यहाँ पे उलट कंडीशन थी ये वाली, तो यहाँ पे dy लगाना है, यहाँ पे dx नहीं लगाना, गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगाना है dy, तो प्लस c यानी कॉन्स्टेंट। ओके, समझ लगी ना बात की। तो ये आपने फार्मूला लिख दिया, और इंडिकेशन फैक्टर की वैल्यू लगा दी, और इधर भी आपने क्यू ऑफ वाई की वैल्यू लगा दी, 2y का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंडिकेशन फैक्टर, ये कट जाएगा तो 2y ओनली बचेगा, ठीक है ना, 2 स्टार्ट पे चला गया कांस्टेंट है, तो y ओनली बचेगा। y की इंडिकेशन क्या आएगी, y के रिस्पेक्ट, y का स्क्वायर बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, y का स्क्वायर आ गया, और x ओवर y इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस c। यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो कंडीशन उलट है, जो ऊपर लिखा होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अगर यहाँ पे भी छोड़ दें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू आराम से निकल रही है तो निकाल लो, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, जो ऊपर वैल्यू वेरिएबल होगा ना उसकी वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू वाई उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू वाई का स्क्वायर प्लस c, योर आंसर। ओके, इसके बाद आपने ये एग्जांपल नंबर 5, सबसे पहले आपने इसकी वैल्यू यहाँ से आपने सिंपल करना है, इसे सादा करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना है, तो क्या करना है, x-1 का क्यूब है, तो डिवाइड बाई x-1 का क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इधर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यही रह जाएगा, और इधर करोगे डिवाइड तो ये आएगा, तो ये स्क्वायर है, और एक बचेगा सिंपल बटे के अंदर, और ये यहाँ पे बटे के नीचे वैसे एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। इसका नाम आपने क्या करना है, अभी आपने क्या करना है, ये सिंपल है सीधा, अभी आपने इसका नाम 1 कहना है, और ये देखना है कि लीनियर किस में है। देखो नीचे x है, पॉलिनोमियल भी x इधर पड़ी हुई है, ऊपर y है, तो y में लीनियर होना चाहिए, किस में लीनियर होना चाहिए, y में। ये देखो ऊपर x है, तो लीनियर किस में था, x में, ठीक है ना। तो आपने ये देखना है किस में लीनियर, इट इज़ लीनियर इन y। तो सो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4 ओवर x-1, और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकलेगी x+1 और डिवाइडेड बाई x-1 का क्यूब। तो अब इंटीग्रेशन आपने करनी है जी ई की पावर की फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू, जिसमें वो क्या था आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसमें पॉलिनोमियल आपकी पड़ी हुई है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ज़रा कैंसिल आउट, अब देखो ज़रा 4x-1, तो 4 स्टार्ट पे चला गया, तो बाकी रह गया 1 ओवर x-1, इसका आप क्या कर लोगे, ln ले लोगे, पावर जाएगी शुरू में x-1 के ऊपर ब्रैकेट के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x-1 की पावर आ जाएगी 4, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है ना। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, जिसमें वो लीनियर था वो लगाना है, इंटीग्रेशन फैक्टर, और क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये देखो अब डी एक्स आ गया यहाँ पे। ओके हो गया ना, समझ लगी, जो बटे में चीज़ होती है उसमें ही आपने ये डी एक्स लगाना होता है।
तो ये कैंसिल, इंडिकेशन फैक्टर की वैल्यू लगा दी। यहाँ से भी देखो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ये लगा दी, ये मल्टीप्लाइड बाई इंडिकेशन फैक्टर, ये पावर 4 है, ये क्यूब है, ये कट गया और यहाँ पे 1 बच गई। तो x + 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये बचा, ये फॉर्मूला बन गया x² - 1 स्क्वायर का। ये वैसे एज इट इज साथ आता जाएगा कैंसिल करने के बाद। तो इंडिकेशन अलग अलग कर देनी है, x² की अलग कर देनी है और 1 की अलग कर देनी है, प्लस c इज एनी कॉन्स्टेंट वैसे ही आता जाएगा, ये भी साथ वैसे ही। और ये x³ - 1 की इंडिकेशन क्या आएगी, x + c, ठीक है ना। बस यहाँ तक, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी निकलेगी वैल्यू। अगर यहाँ पे डिवाइड करना है साइड पे, इसे आप कर देना, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके हैंडआउट्स में इतना ही किया हुआ था, मैंने इतना ही छोड़ दिया इसे, विच इज़ रिक्वायर्ड। समझ लगी ना बात की। तो आई होप आपको लेक्चर नंबर 7 की बड़े अच्छे से समझ लगी होगी। अगर कोई पॉइंट रहता भी है तो आपका भाई, आपका सर, आपका बड़ा भाई हाज़िर है, कोई मसला नहीं है। टेंशन ना लें, टेंशन कभी भी नहीं लेनी, ठीक है ना। मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह हम सारे MTH कंप्लीट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह स्लोली विन द रेस, ठीक है ना। स्लोली विन द रेस करेंगे इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता हम जीत जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, मेहनत करनी है, दिल लगा के मेहनत करनी है, और दुआएं लेनी है बड़ों की और टीचर्स की, रिस्पेक्ट करनी है बड़ों की और अपने टीचर्स की बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ताला को याद रखना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ भेजते रहें, क्योंकि आसानियाँ पैदा ही तब होती हैं जब अल्लाह को याद रखेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजेंगे और सजदों में आप पड़े रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यही सारा कुछ नहीं है, प्लस माइनस करवाना ही सारा कुछ नहीं है। सारे प्लस माइनस करवाते हैं, फार्मूलाज करवाते हैं, मैथ्स के, फिज़िक्स के करवाते हैं, लेकिन आपको कोई गाइड नहीं करेगा। दिली सुकून तभी मिलता है जब अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होता है बंदा। ये याद रखिएगा, दुआ में याद रखना है। जब भी आपने दुआ मांगनी है तो मेरा नाम स्पेशल लेना है, मेरी टीम का नाम लेना है, गुलाम मुस्तफ़ा भाई का नाम लेना है, मेरा नाम लेना है, सर तनसीर का नाम लेना है, ठीक है ना। गुलाम मुस्तफ़ा और सर तनसीर, ये आपने 2 नाम अपने दोनों टीचर्स के नाम याद रखने हैं और दुआ में याद रखना है। जब भी आपने दुआ करनी है हमारे लिए लाजमी दुआ करनी है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं 3-3 घंटों में एक लेक्चर क्लियर करता हूँ MTH 401 का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है और बहुत ज़्यादा मेथड को ईजी करके आप तक डिलीवर करना होता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जस्ट फॉर यू। और बस आपसे सिर्फ दुआओं की रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, मेरे लिए दुआ करें, मेरी टीम के लिए दुआ करें और मेरे माँ बाप के लिए लाजमी दुआ करें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं अच्छी जगह पे जॉब कर सकूं। क्योंकि आपको पता है कि मैं बेसिकली अच्छा पढ़ाता हूँ, ये तो मुझे बच्चों ने बताया कि आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी, मुझे पता है कि कभी भी गिरता नहीं है। लेकिन आप दुआओं में याद रखा करें कि इस भाई को, कि वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे चला जाए। और मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मदद करना चाहता हूँ मेहनत करके। मैं वो टीचर नहीं हूँ जो कि शॉर्टकट लेते हुए पैसे भी कमाए और मेहनत भी ना करवाए। आप देख सकते हैं कि मेरे MTH 101 के लेक्चर्स 45 लेक्चर कंप्लीट हैं, STH 301 के लेक्चर जो है ना वो भी कंप्लीट हैं। इसी तरह इंशाल्लाह MTH 401 के लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएंगे और 501 के भी करेंगे, 202 के भी करेंगे और 301 के भी करेंगे और 302 के भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम इंशाल्लाह अप्लाइड स्टैट के भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि तकरीबन जो है ना जितनी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आपकी स्टैट और मैथ है सारी कंप्लीट करनी है। ये कोई टाइम पास हम यहाँ पे खड़े होकर मैं आपको डिलीवर नहीं कर रहा। मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं मर भी जाऊँ ना तो मेरे लेक्चर सुने जाएं और मेरे लिए दुआ की जाए, क्योंकि सारा कुछ पैसे ही नहीं होते, सारा कुछ पैसे ही नहीं होते। एहसास भी कोई चीज़ होती है और दुआएं भी कोई चीज़ होती है। हम आपसे सिर्फ दुआओं की अपील करते हैं, हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और दुआ में याद रखें। लाजमी जब भी नमाज़ पढ़ें हमें दुआ में याद रखें। जब भी रोज़े आते हैं, रोज़ों में बैठ के सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम लाजमी सर तनसीर और मूसा भाई के बारे में लाजमी जो है ना याद किया करें कि वो भाई जो है ना उनकी ज़िंदगी आसान से आसान हो सके, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखो मैं लेक्चर डिलीवर करके दे देता हूँ, मैं लेक्चर डिलीवर कर देता हूँ, मतलब लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ। बाकी जो सारा काम जो करना होता है वो मूसा भाई ने करना होता है, तो वो मेरी टीम है, उसके बगैर मैं अधूरा हूँ, वो मेरे बगैर अधूरा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक टाइम पास सर्किट हमने नहीं चलाया, ये हमारी जो सर्कुलेशन है ये आपके साथ ही चलेगी। और ये जो हम टाइम पास अगर कर रहे होते ना तो मैं कभी भी आपके लिए प्ले लिस्ट तैयार ना करता। मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर सुने हैं MTH 401 के,
किसी ने पाँच लेक्चर दिए हैं, किसी ने 6 दिए हैं, किसी ने बीच बीच में से दिए हैं। हमारे लेक्चर देख लें, एक सीक्वेंस के साथ आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। मैं जो है ना लेक्चर्स इसलिए जो है ना मतलब 23 से स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि प्ले लिस्ट ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं एक सीक्वेंस के साथ चलना चाहता हूँ। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई एक बच्चा लेक्चर हमारा सुने तो लगातार उसको आसानी से सारे लेक्चर मिल सकें। तो इसलिए हमने प्ले लिस्ट तैयार की है और करनी भी है। सबके इंशाल्लाह हम करेंगे प्ले लिस्ट तैयार। और बस आपके लिए एक ही काम है, मेहनत करनी है, फोकस करना है स्टडी के ऊपर, और माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों के साथ शफकत से पेश आना है, और मेरे लिए और मेरी टीम के लिए दुआ करनी है। दुआ में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा रोज़े आ रहे हैं, रोज़ों में भी इंशाल्लाह जो है ना हमें दुआओं में याद रखें, अफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम, क्योंकि हम आपकी दुआओं के बहुत ज़्यादा हक़दार हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमें दुआओं की ज़रूरत है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।